नमस्कार। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और जिज्ञासावश वह प्रश्न उपस्थित करते हैं। आज मैं इतिहास के जिस बिंदु पर बात करने के लिए आप सबसे उपस्थित हुआ हूँ, यह प्रश्न एक शोधार्थी जो काशी विद्यापीठ से जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी के शोध निर्देशन में भारत छोड़ो आंदोलन पर शोध कर रहे हैं, विशेष रूप से 1942 की क्रांति में बलिया। गजेंद्र ने मुझसे कहा कि गुरुजी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतिहास की क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पर आप एक वीडियो बनाएं। बहुत ही समीचीन सवाल है। इतिहास क्या है, यह जानने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि इतिहास वह चीज है, मानव जीवन की वह वस्तु है जिसके बिना यह जीवन ही पूरी तरह से निरर्थक हो जाता है। इति अर्थात जो बीत गया, जो बीत रहा है, वही आगे चल के इतिहास बनता है। अब हम उसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यह भारत का अमृत वर्ष चल रहा है। भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूरे हो गए। अभी हम सबनी ने इसकी हीरक जयंती का महोत्सव मनाया है, अभी अमृत वर्ष में चल रहे हैं। ये देश के सामने जितनी समस्याएं खड़ी हैं, उन समस्याओं के पीछे, आधी समस्याओं के पीछे तो हमारा अपने इतिहास का ज्ञान नहीं होना ही है। हमें अपने इतिहास का ज्ञान नहीं हुआ। आइए मैं बहुत सरल शब्दों में आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। कोई भी व्यक्ति आपके क्लॉस से लेकर के समाज में, परिवार में, हर जगह जो व्यक्ति ऊपर दिखना चाहता है, ऊंचा दिखना चाहता है, वह सबसे पहला जो काम करता है वह काम है कि सबसे श्रेष्ठ बनना, दिखना। तभी लोग उसका सम्मान करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। परिवार में कोई पिता है, बड़ा भाई है, तो उसको इस प्रकार से रहना पड़ता है जिससे परिवार के शेष लोग उसका सम्मान करें। वैसे ही क्लास में है, जो विद्यार्थी तेज होता है तो स्वाभाविक रूप से बाकी के बच्चे उसका सम्मान करते हैं। कोई विद्यालय का कैंपस है, कोई विश्वविद्यालय का कैंपस है, या समाज भी है, तो समाज के अंदर जो व्यक्ति श्रेष्ठ दिखता है, तो ये साइकोलॉजी है, मानव मन का यह स्वभाव है। और जब किसी व्यक्ति को किसी समाज, समुदाय या राष्ट्र के ऊपर शासन करना होता है, उन पर नियंत्रण करना होता है, तो वह भी इसी मनोभाव से काम करता है। अपने भारत देश
की बात करें हम तो हम देखेंगे कि हमारे देश का जो इतिहास था, हमारे पूर्वजों का जो गौरव था, उस इतिहास को पहला काम तो जो बाहर से आक्रमणकारी आए, चाहे वो लोधी वंश के हों, गुलाम वंश के हों, खिलजी वंश के हों, मुगल वंश के हों, जो भी हो, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो हमारे मान बिंदु थे भारत के अंदर, जो बड़े बड़े आस्था के स्थल थे, उनको गिरा करके, ढहा करके, उसमें स्थापित विग्रहों को पददलित करके उन्होंने कहा ये सब पाखंड है। अब हमारे पूर्वज लड़े, ऐसा नहीं कि नहीं लड़े, लेकिन जिस आम धारणा में जिसको सर्वशक्तिमान मान करके लोग पूजते थे, जब वह पददलित हो जाता था, जब उसका मान भंग हो जाता था, तो लोगों का मन टूट जाता था। अच्छा, आप देखेंगे चाहे गजनवी हो, गोरी हो, या जिन लोगों ने भी, जिन आक्रमणकारियों ने ऐसा किया, तो उनके संदर्भ में तरह तरह की किंवदंतियां पैदा हुई। उसके पास उड़ने वाले घोड़े हैं, राक्षसों की तरह से लोगों को खाने वाले सैनिक हैं, या तमाम तरह की बातें। अब समाज में आके देखें तो यहां जो आज जातियों के नाम पर झगड़ा है, लोग क्या है, भारत के लोग जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, तमाम बातों को लेकर के जो लड़ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि उन्हें अपने इतिहास का गौरव पता नहीं है, और कई पीढ़ियों से चले आने के कारण वह दब्बू हो गए, डरपोक हो गए। आप सोचिए, इस देश पर कभी चेरों का शासन था, यादवों का शासन था, मौर्य कुशवाहों का शासन था, ये सभी राजा रहे। अभी एक जाति आपने देखी होगी, वह जाति गांव-गांव घूम करके लोहे का सामान बनाती है। देखा होगा आपने, सड़क के किनारे, कभी बागीचे में कहीं बैठ वो करके वो सामान बनाते हैं, लोहे के औजार बनाते हैं और बेचते हैं। जानते हैं वो कौन है? लोग उन्हें बेघर बार का व्यक्ति समझते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे तो ये उनके सैनिक राजपूत थे, जो हथियार बना करके महाराणा की सेना को देते थे, और उन्होंने संकल्प लिया कि हाँ, जिस प्रकार से हमारे महाराणा जंगलों में भटक रहे हैं, वैसे जब तक हम भारत को पुनः स्वाधीन नहीं कर लेंगे, भारत पर पुनः हमारा राज्य नहीं हो जाएगा, तब तक हम अपना घर नहीं बसाएंगे, हम ऐसे ही कहीं ठहरेंगे नहीं। जैसा कि मैंने बताया, जितने भी जो राजपूत कहे जाते हैं, चाहे वह राजा भोज परमार वंश के लोग आए हों, निकुम्ब वंश के लोग आए हों, है वंश के लोग आए, ये जितने लोग जब मुस्लिम आक्रमणकारियों के दबाव में अपने राज्यों को छोड़ करके, अपने राज्यों से पराजित होकर के पूरब गंगा की घाटी की तरफ आए, तो यहाँ चेरों का साम्राज्य था। आज वह उस समुदाय के लोगों को आप जानते हैं कि हाँ, वो सूअर पालते हैं, मलिन बस्तियों के अंदर रहते हैं।
उनका गौरव उन्हें नहीं पता। इसी प्रकार से जैसे हमने बताया यादवों का, जब एक तो आप महाभारत के कालखंड से लीजिए, हम सभी जानते हैं मौर्य साम्राज्य का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक, ऐसे 10 पीढ़ियों तक जिन्होंने राज्य किया, वो लोग भी आज उनके परिवारों के अंदर वह तेज और प्रताप इसलिए नहीं रहा कि उनको अपना इतिहास ज्ञात नहीं, उनको अपने पूर्वजों का पौरुष ज्ञात नहीं। हमारे देश के अंदर या दुनिया के देशों में हम सभी जानते हैं कि जिस समय रूस आज़ाद हुआ तो माओ के संदर्भ में बहुत तरह की बातें भी कही जाती है, सन की और क्या क्या, लेकिन माओ ने जो सबसे पहला काम किया वह रूस का इतिहास लिखा गया, सोवियत रूस का इतिहास उसने लिखवाया। जब सोवियत रूस का विखंडन हुआ तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि अपने राष्ट्र के इतिहास को संरक्षित कराया, जिसके बूते आज भी रूस खड़ा है, उसका पौरुष खड़ा है। उनको पता है हमारे पूर्वजों ने क्या किया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने क्या किया यह हमको नहीं पता है। हमको ये पता है कि अकबर महान था, हमको ये पता है कि सिकंदर ने परास्त कर दिया, हमको ये जो चीज़ें, हुमायूं महान था, बाबर महान था, ये जो चीज़ें हुई, आक्रमणकारियों को महिमा मंडित किया गया और भारत के अपने पूर्वजों को के इतिहास को दबाया और डुबाया गया, जिसके कारण भारत के अंदर यह स्थिति उत्पन्न हुई। ये जितनी भी बातें हैं, चाहे किसी भी विषय पर, यह जो भेदभाव है, छुआछूत की भी बात है, आर्य बाहर से आए, ये तमाम बातें एक ही कुलवंश के अंदर इसलिए उत्पन्न हुई कि हमें हमारा इतिहास नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह केवल एक दिन की बात नहीं है। ब्रिटिश पीरियड में आप पूरा उठा के देख लीजिए। अभी हम लोगों ने 9 वर्ष मनाया है। मुझे कहते हुए बड़ा आश्चर्य होता है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि आप लोग कूप मंडूका की बात करते हैं। हम बात कूप मंडूका की नहीं करते हैं। इसी बलिया की धरती पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि विलायत यूरोप के देशों में लाखों रुपए, 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्च करके जो दूरबीन बनाई गई और उस दूरबीन से जो खगोलीय गणना की जाती है, हमारे भारत की धरती पर गुरुकुलों में रहने वाले लोगों ने बांस की नलिकाओं से जो खगोल की खोज किया, वह दोनों बराबर बैठती है। हमारे भट्ट को भूल गए, हमने अपने पंचांग को भुला दिया। दुनिया में जो सबसे अधिक सर्वशुद्ध कालगणना करने का पंचांग है, हम भूल गए, हमें उसका गौरव नहीं है। आप हड़प्पा की सभ्यता की बात लीजिए। यूरोप के विद्वानों ने इस बात को कहा कि यह इस दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, लेकिन हड़प्पा की बात पढ़ाना बंद कर दिया गया। आज भी जो पुरावशेष पाए जाते भारत के अंदर, उतने प्राचीन पुरावशेष दुनिया के अन्य देशों में, अन्य भागों में नहीं पाए जाते। लेकिन हमारा माइंड सेट किया गया, हम पर शासन करने वाले लोगों ने हमारा मन तोड़ा, हमारे इतिहास को तोड़ा।
और अपने इतिहास को, जैसा कि मैंने बताया कि क्लास में मॉनिटर बनने के लिए, क्लास में अपना प्रभाव या कॉलेज में अपना प्रभाव दिखाने के लिए उस बच्चे को बाकी बच्चों से बड़ा दिखना होता है। शासन करने वाले को अपने परिवार को बड़ा दिखाना पड़ता है। यह इस देश का दुर्भाग्य कह लीजिए या जो भी बात कहिए। ब्रिटिश शासकों ने 1947 में जो सत्ता का हस्तांतरण किया, वह उस व्यक्ति को किया जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं बाई बर्थ हिंदू हूं, बाई कल्चर मुसलमान हूं और शिक्षा की प्रगति की दृष्टि से मैं यूरोपियन हूं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि हमारा जन्म एक दुर्घटना है, अर्थात मैं हिंदू कौम में पैदा हुआ, यह दुर्घटना है। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1953 में यूरोप के कुछ सैलानी भारत घूमने के लिए आए। जब उन्होंने यहाँ के विशाल मंदिरों को, यहाँ की नक्काशी को देखा और घूमा, तो वो आकर के जवाहरलाल नेहरू जी से दिल्ली में मिले और उन्होंने कहा कि आपके देश के अंदर इतना समृद्ध संस्कृति है, कला है, आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है, आप ऐसा करते क्यों नहीं? यह बहुत समृद्ध है और दुनिया में सबसे समृद्ध है। आपको जान के आश्चर्य होगा, यह मैं कोई कल्पना में बात नहीं कर रहा हूं, प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस शिष्टमंडल को, पर्यटकों की, विदेशी पर्यटकों की उस टीम को यह जवाब दिया कि मैं जिस चीज को दफनाना चाहता हूं, मिटाना चाहता हूं, आप उसी को उठाने की बात कर रहे हैं। आज भारत के युवा पीढ़ी को अपने इतिहास की प्रासंगिकता ढूंढने का जो आकांक्षा जगी है, जो उनके अंदर उत्सुकता है, जिज्ञासा पैदा हुई है, यह इस देश के गौरव को उठाने, हर समाज के हर व्यक्ति को उठाने और शीर्ष पर पहुंचाने के लिए बहुत आवश्यक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय इतिहास को भारतीयों को जानने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस काम को बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसे वामपंथी इतिहासकारों के सिर पर मढ़ देते हैं, लेकिन यह भी सच है कि सत्ता जैसी चाहती है, जिस प्रकार का इतिहास लेखन सत्ता चाहती है, उस समय के साहित्यकार उसी प्रकार के साहित्य का लेखन करते हैं। मैं बहुत इस विषय में कुछ कहने के लिए, आप सबको पता है इस देश के अंदर जो नाना प्रकार के तमाम पुरस्कार दिए जाते रहे हैं, वो सारी आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो सच सामने आ जाएगा कि किस प्रकार से भारतीय इतिहास को पद्दलित किया गया, और केवल इसलिए किया गया कि इस देश पर शासन करने या दुनिया के किसी भी व्यक्ति को किसी देश के ऊपर शासन करने के लिए अपने को बड़ा करना होता है, अपने परिवार को बड़ा करना होता है, ताकि लोग उसके गुलाम बन के रह सके, उसके परिवार के गुलाम बन के रह सके।
ये जो भारत का इतिहास है, इतिहास हर देश का होता है। यह वह पावन पवित्र गंगा है, इतिहास, जो हर राष्ट्र के हर नागरिक को जानने की चीज होती है। कहा गया है कि कोई ऐसा समय आ जाए जब आपका इतिहास और आपका राज्य दोनों संकट में हो और आपको किसी एक के बचाने की क्षमता आपके अंदर बची हो, तो राज्य का लोभ छोड़ करके अपने इतिहास को बचा लेना चाहिए। और ऐसा करने से अगर हमारा इतिहास बच जाता है तो हमारी आने वाली संतति, हमारे वंशज अपने उस इतिहास को पढ़ करके और पुनः उस राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इतिहास नष्ट हो गया और हमें राज्य मिल भी गया तो वह राज्य बहुत दिनों तक हम नहीं संभाल पाएंगे। यह विज्ञान है। इतिहास को केवल बीती हुई बातों का पिटारा, कहानियां नहीं माना जाना चाहिए। इतिहास ही वह वस्तु है, इतिहास ही वह चीज है, वह इतिहास ही वह पाथेय है, वह मार्ग है, वह रास्ता है जिस रास्ते पर चल करके अपने स्व को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाया जा सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत के इतिहास को, इसकी मौलिकता को, यहाँ के ऐतिहासिकता को जानना सबसे अधिक आवश्यक है। अभी तक भारत के बाहर दुनिया के लोग यही जानते थे कि इस देश के अंदर ताजमहल है जिसे देखना जाना चाहिए। जो भी सैलानी आते थे, जो भी विदेश से या देश से लोग, तो उनके मन में बात होती थी कि ताजमहल, भारत में सबसे अच्छी कलाकृति ताजमहल है, इसे देखना जाना है। आज जब भारत के अंदर लोग आते हैं तो लगता है, अरे उनकी कल्पना से परे एक से एक ऐतिहासिक इमारतें हैं, किला हैं, मंदिर हैं, सरोवर हैं, बावड़ियां हैं, जिसे देख करके आज भी इतनी प्रगति के बाद भी दुनिया उसे बनाने में स्वयं को असफल पाती है। जो प्रतिभाएं हैं, आज भारतीय प्रतिभाएं पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। ऐसे में भारत के इतिहास को, यहाँ के मौलिक इतिहास को, यहाँ के अपने पूर्वजों के पौरुष को, उनके पुरुषार्थ को हर भारतीय को जानना आवश्यक है, जरूरी है। मैं समझता हूँ कि आप सभी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतिहास की प्रासंगिकता का यह वीडियो पसंद आएगा। मेरा आप सभी से एक विनम्र आग्रह है कि अगर आपको हमारी यह बात, हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद करिए, और उससे भी बड़ी बात, आपके मन में इस वीडियो के प्रति जो भी विचार आते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं प्रयास करूंगा कि हर प्रश्न करने वाले का, हर व्यक्ति के जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं उसका उत्तर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।